हेलो एवरीवन। तो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि आनंद जी को हार्ट अटैक आने के कारण हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और आनंद जी का इंटरव्यू लेने आए लोगों को जब ये बात पता चलती है तो वह हॉस्पिटल पहुंचते हैं और डॉक्टर से पूछते हैं कि आनंद जी का बच पाना मुश्किल है। लेकिन डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और आनंद जी की इतनी एज होने के कारण कुछ भी कहना अभी मुश्किल है। तो वह लोग पूछते हैं कि आनंद जी की फैमिली से कोई वहाँ पर आया हुआ है। तो डॉक्टर उन्हें बताते हैं जी हाँ, आनंद जी का बेटा जिसका नाम विजेंद्र है वो वहाँ पे आया हुआ है। तो वह दोनों विजेंद्रा के पास पहुँचते हैं और उन्हें कहते हैं कि आपके पिताजी एक बहुत ही महान राइटर और एक बहुत ही महान इंसान हैं। तो वह उन्हें पलटकर बोलता है कि हाँ, उनके फादर एक महान राइटर तो ज़रूर हैं, लेकिन एक महान इंसान हैं या नहीं यह वह नहीं कह सकता। तो वह उनसे पूछता है कि आप अपने पिताजी के बारे में ऐसा कैसे कह रहे हैं। तो वह बोलता है कि उसके पिताजी ने कभी भी अपनी फैमिली पर ध्यान नहीं दिया। वह लिखने में इतने ज़्यादा मगन रहते थे कि उनको सिर्फ अपनी स्टोरी के बारे में ही पता होता था। उनकी फैमिली में क्या हो रहा है, मैंने कब घर छोड़ा, कब मेरी माँ की मौत हुई, इस सब के बारे में उन्हें कोई आइडिया नहीं होता था। वह सिर्फ अपनी स्टोरी के अंदर ही घुसे रहते थे। तो वो रिपोर्टर उन्हें बताता है कि आनंद जी आज स्टोरी का आधा हिस्सा उन्हें बताने वाले थे, लेकिन अगर आनंद जी को कुछ हो गया तो स्टोरी कंप्लीट नहीं हो पाएगी और यह स्टोरी अधूरी ही रह जाएगी। क्या आपको पता है कि आगे की स्टोरी में क्या होता है? आगे दिखाते हैं कि रॉकी विराट और कमल दोनों को मार देता है और रीना को अपने साथ केजीएफ में ले जाता है। हालांकि वह वनराम, जो गरुड़ का एक बहुत ही भरोसेमंद साथी होता है और जो उस केजीएफ की सिक्योरिटी के बारे में हर एक चीज़ जानता है, वह उसको छोड़ देता है ताकि केजीएफ में उसकी मदद से और लोगों को रिक्रूट किया जाए और केजीएफ की सिक्योरिटी को और ज़्यादा से टाइट किया जा सके। इसी कारण गुरु, एंड्रयूज़, राजेंद्र देसाई, कमल और उसके साथी दया बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि वह चाहते थे कि केजीएफ पर वह लोग एक साथ राज करें। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि रॉकी को यह मालूम पड़ गया है कि केजीएफ में एक नहीं बल्कि 9 माइंस हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब वह केजीएफ के अंदर जाता है तो वहाँ पे ऐसा कुछ देखता है। जब बाकी पार्टनर्स को ये बात पता चलती है कि रॉकी को यह मालूम हो चुका है कि केजीएफ में एक नहीं बल्कि 9 माइंस हैं, तो वह यह सुनकर और भी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि रॉकी बाकी की माइंस को भी खोल देता है और वहाँ पर काम करने के लिए लोगों को भेजता है, लेकिन कोई भी उन 9 माइंस के अंदर जाना नहीं चाहता क्योंकि वह लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। इसके बाद रॉकी खुद वहाँ पर जाता है ताकि लोग मोटिवेट हो सकें और वहाँ पर अंदर जाकर काम कर सकें। रॉकी को खुद काम करता हुआ देखकर लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और लोग उन माइंस में जाकर काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि रॉकी वनराम को बोलता है कि तुम मेरे साथ काम करो और लोगों को ट्रेन करो। तो वनराम रॉकी का ऑफर मान लेता है और उसे कहता है कि हमें लोगों को बहुत अच्छे से ट्रेन करना होगा और अब केजीएफ की सिक्योरिटी को पहले से भी ज़्यादा मजबूत करना होगा। आगे दिखाया जाता है कि जब लोग माइंस में काम कर रहे होते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक तलवार मिलती है जो कि अधीरा की होती है। लोग जब उस तलवार को देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि उन्हें तो लगता था कि अधीरा मर चुका है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि अधीरा अपनी टीम को इकट्ठा करता है ताकि वह फिर से केजीएफ पर अपना राज जमा सके और केजीएफ के बाकी पार्टनर्स भी जाकर अधीरा के साथ मिल जाते हैं ताकि अधीरा रॉकी को मार सके और फिर से केजीएफ पर उन सब लोगों का कब्जा हो सके। इसी बीच अधीरा केजीएफ के आउटपोस्ट 1 पर हमला कर देता है और वहाँ पर मौजूद सभी ही गार्ड्स को मार देता है। यह तो अधीरा की सिर्फ एक शुरुआत होती है ताकि रॉकी को पता चल सके कि उसके टक्कर का भी कोई वहाँ पर मौजूद है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि राजेंद्र देसाई को धोखे से शूट कर दिया जाता है और यह खबर जब राजेंद्र देसाई की बेटी रीना को मालूम चलती है तो वह अपने पिता से मिलने के लिए दौड़ पड़ती है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि यह तो सब एक अधीरा की साजिश है। आगे दिखाया जाता है कि रॉकी भी रीना का पीछा कर रहा होता है और वह अधीरा के इलाके में चले जाते हैं। अब रीना को अधीरा के लोग किडनैप कर लेते हैं और इधर जाकर एक बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही इंटेंस फाइट सीन दिखाया जाता है जहां पर अधीरा पहले से ही रॉकी का वेट कर रहा होता है और उसके ऊपर निशाना लगा के बैठा होता है कि जैसे ही रॉकी इधर आएगा वह उसको शूट कर देगा, और होता भी वैसा है और रॉकी को अधीरा शूट कर देता है। हालांकि अधीरा के पास रॉकी को मारने का पूरा चांस होता है, लेकिन वह उसे पूरा नहीं मारता क्योंकि वह जानता है
कि केजीएफ के लोगों के लिए रॉकी भगवान बन चुका है और अगर केजीएफ के लोग रॉकी को इस हालात में देखेंगे तो वह बहुत ही टूट जाएंगे। इसीलिए वह रॉकी को ज़िंदा छोड़ देता है और उसी हालात में उसको वापस भेज देता है। जब केजीएफ के लोग रॉकी को ऐसी हालत में देखते हैं तो उनका विश्वास रॉकी से उठना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है बॉम्बे में जो लोग रॉकी के अगेंस्ट होते हैं वह रॉकी के सपोर्टर्स को मारना शुरू कर देते हैं और अधीरा जो भी ट्रक केजीएफ से बाहर निकलता था सोना लेकर, उनके सभी लोगों को मारकर उनकी लाशें ट्रक में भरकर वापस केजीएफ भेज देता है, जिससे लोगों में बहुत ही ज़्यादा खौफ पैदा हो जाता है। आगे दिखाते हैं कि रॉकी के पास एक फ़ोन कॉल आता है जो कि शेट्टी का होता है। शेट्टी उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा भला कहता है और उसे कहता है कि तेरा टाइम अब जा चुका है। शेट्टी कहता है कि तुझे अगर अपनी जान प्यारी है तो मैं तेरी जान बख्श दूंगा, तुझे बस मेरे पास अगर मेरे अंडर काम करना होगा और जैसा जैसा मैं कहूँगा वैसा वैसा करना होगा। रॉकी को यह बात सुन के बहुत गुस्सा आता है, वह फ़ोन रख देता है। आगे दिखाया जाता है कि रॉकी बहुत सारा सोना और पैसा लेकर रीना के साथ दुबई चला जाता है। रॉकी को जाता देख केजीएफ के लोगों को लगता है कि रॉकी डर के मारे केजीएफ से चला गया है और उन सब लोगों को अकेला रॉकी ने छोड़ दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। रॉकी खलील से दुबई में एक डील करने गया होता है। वह खलील को एक बिज़नेस ऑफर करता है कि वह अफ्रीका से डायरेक्ट सोना इंडिया में ले लेगा। खलील को यह बात पसंद आती है, लेकिन वह रॉकी के हालात को देखकर इस बिज़नेस करने से मना कर देता है। लेकिन जब खलील को यह पता चलता है कि रॉकी ने अपने सपोर्टर्स बुलाकर खलील के साथ काम करने वाले हर इंसान को इंडिया में मार दिया है तो वह बहुत ही शॉक हो जाता है। और तो और खलील जिन गार्ड्स को अपना समझ रहा था उनमें से आधे गार्ड तो रॉकी के साइड होते हैं, तो खलील को वह डील करनी पड़ती है। वह रॉकी के साथ बिजनेस करने को हाँ कर देता है। आगे दिखाया जाता है कि जब रॉकी केजीएफ में वापस आता है तो वह बनराम को बोलता है कि सारे ट्रक्स बाहर यहाँ से निकाल दो। और उधर अधीरा को जब यह पता चलता है कि केजीएफ में रॉकी वापस आ गया है तो वह उसके वेट में बैठा होता है और जैसे ही अधीरा उन ट्रक्स को देखता है तो उन ट्रक्स पर फायर करने का ऑर्डर देता है। इतने में ही एक ट्रक में से रॉकी बाहर निकल जाता है और अधीरा को दूर देखना शुरू कर देता है। तभी अधीरा के लोग रॉकी की साइड गन्स लेकर खड़े हो जाते हैं और रॉकी को मारने का वेट करते हैं। इतने में ही केजीएफ के ट्रकों में से और लोग निकलते हैं जिनके पास अधीरा के लोगों से बेटर गन्स होती हैं और वह फायर करना शुरू कर देते हैं, जिसमें अधीरा के सारे लोग मारे जाते हैं और अधीरा को भी एक बुलेट लगती है। आगे दिखाते हैं कि रॉकी बॉम्बे जाकर सेठी से मिलता है। सेठी रॉकी को देखकर बहुत ही डर जाता है और उसे कहता है कि वह उसे ना मारे। आगे दिखाया जाता है कि उस टाइम की प्रधानमंत्री रमिका सेन को जब रॉकी के बारे में पता चलता है तो वह यह ऑर्डर देती है कि केजीएफ के सभी वेयर हाउसेस को जल्द से जल्द सील कर दिया जाए। आगे दिखाया जाता है जब रॉकी को यह मालूम होता है कि उनके वेयर हाउसेस पर रेड पड़ गई है पुलिस की और वहाँ से एक सोने का टुकड़ा पुलिस अपने पास ले गई है, तो यह सुनकर रॉकी को बहुत गुस्सा आता है। तो रॉकी खुद पुलिस स्टेशन जाता है और अपना सोने का टुकड़ा वापस लेता है और जाते जाते उस पुलिस स्टेशन को पूरी तरह से नष्ट कर जाता है। और जब लास्ट में रॉकी को पता चलता है कि इस सब के पीछे उसके पार्टनर और पॉलिटिशियन का ही हाथ था, तो वह पार्लियामेंट में जाकर उस पॉलिटिशियन को भी गोली मारकर सबके सामने मार देता है। तो आई होप आपको मूवी अच्छी लगी होगी। इस मूवी को थिएटर में जाकर ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।